फेस टू फेस में आपका स्वागत है और इस फेस टू फेस में आप मिलेंगे महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर नेता आर पाटिल साहब से। नमस्कार। जिस तरह से चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है, आघाड़ी सरकार के खिलाफ बहुत ही जोरों से प्रचार शुरू किया है सेना भाजपा ने। क्या लगता है, बैकफुट पर है हम? बिल्कुल नहीं है। ये बात तो सही है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे आघाड़ी को नुकसान हुआ। इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसका असर विधानसभा के चुनाव पर होगा। महाराष्ट्र में रिसोड में एक ही दिन लोकसभा का भी चुनाव हो गया और उसी दिन उसी बूथ सेंटर में विधानसभा का भी चुनाव हो गया। लोगों ने लोकसभा के लिए बीजेपी को वोट दिए, लेकिन विधानसभा के लिए उसी दिन हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आया। इसका मतलब साफ है, लोगों ने लोकसभा में बीजेपी शिवसेना को समर्थन दिया और विधानसभा में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। हर एक चुनाव में लोग अलग सोचते हैं। 1.5 साल पहले जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव थे, उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली, लेकिन कल के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी शिवसेना को लोगों ने समर्थन दिया। मुझे पूरा विश्वास है, जिस ढंग से, जिस ताकत से महाराष्ट्र में हमारे आघाड़ी के शासन ने जो काम किया है, उसके आधार पर फिर एक बार महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ही चुन के आएगी। लेकिन जिस तरह से आरोप किए जा रहे हैं कि ये 15 साल में बड़े बड़े स्कैम निकले, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है। कैसे जवाब देंगे आप? हमने बीजेपी की हमेशा की आदत है कि खाली भ्रष्टाचार के आरोप करना। देखो, 93-94 में पवार साहब के ऊपर भी इन लोगों ने ऐसे ही आरोप किए थे। लोगों ने उन पर विश्वास किया। फिर बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में जाके ये जवाब दिया कि राजनीतिक आधार पर ये आरोप किए गए थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आज महाराष्ट्र में हमारे अजीत दादा के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जब से वो इरिगेशन मिनिस्टर बने तब से आज तक पिछले 15 सालों में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 70,000 करोड़ रुपए खर्चा नहीं किए। जितने पैसे खर्चा नहीं हुए उसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो सकता है? एक खाली गलत आरोप करने की इनकी आदत है और इनके आरोप पर महाराष्ट्र की जनता ने आज तक कभी भरोसा नहीं किया, इस बार भी नहीं करेंगे। 95 के आसपास जिस तरह से माहौल बनाया उन्होंने, प्रचार माध्यम के हो या जिस तरह से भी उन्होंने किया, वही उसी तरह का माहौल इस बार बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसी समय भी और इस समय में भी वो गलत आरोप करते जा रहे हैं। इसके लोगों को पूरा विश्वास है और लोगों का बीजेपी शिवसेना के एलिगेशन पर, आरोपों पर कोई विश्वास नहीं है। जिस तरह से आरोप किया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी में अंदरूनी बहुत सारे झगड़े हैं, जिसकी वजह से बागी उम्मीदवार खड़े रहेंगे, तो क्या ये समस्या आपको नहीं दिखाई दे रही? थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। पिछले चुनाव में भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, क्योंकि हमारे अलग पार्टी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नतीजे पर इसका कोई परिणाम होगा या हमारे नुकसान होगा। कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी करने में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि पार्टी मर्ज करो, जिसका चुनाव के वक्त ये टाइमिंग कांग्रेस का सही नहीं है, ये ऐसा आपको नहीं लगता है? हमारे पतंगराव कदम साहब को कौन टाइमिंग बता सकता है? उनके दिल में आते हैं, बोलते जाते हैं। उनके पार्टी में भी उनका बयान कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो हमने गंभीरता के बारे में, उनके बारे में सोचना आवश्यक नहीं है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इनका चेहरा लेकर चुनाव को कांग्रेस जा रहा है, उसी को एनसीपी ने हमेशा जो काम नहीं लोगों के हुए इसकी वजह से डांटा है। पब्लिक मीटिंग में भी पवार साहब ने उनको जवाब दिया है। क्या लगता है, फिर वही चेहरा लेकर चुनाव में जाएंगे तो उसका असर होगा?
हमारी पार्टी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देती है और हमारी वो प्रायोरिटी है कि देश में सबसे महाराष्ट्र आगे होना चाहिए हर एक अच्छे काम में। यदि जब निर्णय जल्दी नहीं होते थे, निर्णय नहीं लिए जाते थे, तब पवार साहब ने जरूर आलोचना की थी, लेकिन उनकी आलोचना का असर हो गया और पिछले 3-4 महीने में देखा जाए तो गति से सब निर्णय उन्होंने लिए हैं। ठीक है, अंदरूनी थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी शिवसेना का क्या है, हमें जितनी दरार है, जितने मतभेद है, उससे दुगुना चौगुना उनके अंदर है। आज एक सीएम पद को लेकर बीजेपी में 4-4 लोग सामने आ रहे हैं और शिवसेना भी दावा कर रही है। क्या चुनाव के पहले सीएम पद को लेकर 5 साल तक स्थिर शासन दे सकते हैं? मेरा पूरा विश्वास है और महाराष्ट्र की जनता की वो होगा कि ये लोग 5 साल तक स्थिर शासन नहीं दे सकते। जिस तरह से अभी से उनका झगड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुत्व का भी मुद्दा कायम रखा है, क्या लगता है हिंदुत्व के मुद्दे पर विधानसभा में उनको उसका पॉजिटिव फायदा इलेक्शन में मिलेगा? लोकसभा में लोगों को बदलाव की अपेक्षा थी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस ढंग से, जिस ताकत के साथ महाराष्ट्र को आगे रखने का काम आघाड़ी शासन ने किया है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ने हमेशा पूर्वगामी विचारों का समर्थन किया है। सेक्युलरिज्म के आधार पर महाराष्ट्र आगे गया है। हमारे महाराष्ट्र की तरफ से देखा जाए, भिन्न भिन्न जाति धर्मों का यह महाराष्ट्र है। साधु संतों के विचारों का असर महाराष्ट्र की विचारधारा पर है और सबसे ज्यादा समाज सुधारक शाहू जी हो, फुले हो, अंबेडकर जी हो, महाराष्ट्र ने पूरे देश को दिए। महाराष्ट्र देश को विचारधारा देने वाला राज्य है और मुझे विश्वास है महाराष्ट्र अपना सेक्युलरिज्म पर, पूर्वगामी विचारों पर ही आगे चलेगा। कोई जातिवादी धर्मांध शक्ति के साथ महाराष्ट्र ने आज तक कभी जाना पसंद नहीं किया, आगे भी नहीं जाएगा। जिस तरह से आरोप हो रहा है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, आप होम मिनिस्टर है, आपके पास ज्यादा आंकड़े, कैसे जवाब देंगे कि इनका यह आरोप खोखला है? हम बाकी स्टेट की तरफ जब देखते हैं तो आज भी और कल भी महाराष्ट्र एक सेफ स्टेट है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और देखो, जब बीजेपी शिवसेना का शासन था तब मुंबई में लोगों को काली दिवाली मनाने की आफत आ गई थी। गैंगस्टर्स और गैंगवार उभर के आया था। किसी ने घर परचेस किया तो भी उसे पैसे देने पड़ते थे। कोई कार भी नहीं खरीद परचेस कर सकता था या कोई धूमधाम से शादी भी नहीं मना सकता था। आज गैंगस्टर का नामो निशाना मिटाने का काम मेरी पुलिस ने और मेरे विभाग ने किया है। नक्सल की तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र का मॉडल आज पूरे देश में स्वीकृत करने की चर्चा हो रही है। 5 जिले में नक्सलवाद था, नक्सल थे। आज 4-5 तालुका में कंट्रोल करने में हमें कामयाबी मिल गई है। पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो नुकसान को, भारी नुकसान पहुंचाने में हमारी पुलिस कामयाब हो गई है। आज उसी एरिया में, मैं वहां का गार्डियन मिनिस्टर हूं, डेवलपमेंट के काम गति से शुरू है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पर्धा हो रही है, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़ गया है। महिला सुरक्षितता के बारे में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिजल्ट्स हैं, उनकी जो निष्कर्ष है, महिलाओं के लिए सबसे सेफ स्टेट और सबसे सेफ सिटी हमारी मुंबई और महाराष्ट्र है। कौन से आधार पर महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था नहीं है, यह आरोप हमारे विपक्ष के लोग कर सकते हैं? मैं तो दावे के साथ कहूंगा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अहवाल को सामने रखकर बताऊंगा कि महाराष्ट्र कानून और सुव्यवस्था रखने में एक कामयाब स्टेट है, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्टेट है और हमेशा रखने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से शिवसेना और भाजपा में लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या उसका असर आपको लगता है कि
जो अभी आइन चुनाव से पहले लोग जा रहे हैं, जिसका फायदा उनको मिलेगा और उसी वजह से कांग्रेस एनसीपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे जाने वाले लोग अपने पूरे के पूरे सपोर्टर को लेके जा रहे हैं, पार्टी को लेकर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कौन जा रहे हैं? जिनकी ताकत कम है, जिन्हें हम टिकट या उम्मीदवारी देने वाले नहीं, जिन्हें यहाँ आपको कोई उम्मीदवारी नहीं मिलेगी ऐसा लगता है, ऐसे ही लोग जा रहे हैं। ताकतवर लोगों को हम छोड़ने वाले हैं? हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कोई लोग वहां नहीं जाएंगे। और हम देख रहे हैं जो लोग गए हैं बीजेपी शिवसेना में, उनके खिलाफ एक ऐसी रिएक्शन आ गई कि बीजेपी शिवसेना में जो लोग काम कर रहे थे वो अब इनका काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है इन लोगों को लेने से बीजेपी शिवसेना की ताकत बड़ी नहीं कम होती जा रही है। क्योंकि ऐसे जो गद्दार लोग हैं, जो कल तक हमारे पार्टी में थे या दूसरे पार्टी में थे, आइन इलेक्शन के मौके पर दल बदल करते हैं, ऐसे लोगों पर कौन भरोसा करेगा? जो लोग अपने नेता पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करेगा? मुझे इसका कोई असर नहीं लगता। जो 4-5 लोग गए उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाए। और जिस तरह से गडकरी आए आपके जिले में आकर कहे कि बहुत हो गया, अब ये गाड़ी बाजू हटा दो, क्या लगता है इस अपील का पश्चिम महाराष्ट्र में असर होगा? असर तो होने की बात ही छोड़ो, लेकिन संपूर्ण वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में उनके बयान का हमें फायदा होगा। क्योंकि पूरी महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि इन्हीं गडकरी साहब ने अनुशेष का मुद्दा लेकर पश्चिम महाराष्ट्र में जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बाधा डालने का, वो प्रोजेक्ट रुकवाने का काम इन्हीं गडकरी साहब ने किया था। एडवोकेट जनरल को विधान परिषद में बुलाया था, राज्यपाल महोदय को बार बार जाके मिल रहे थे। आज पश्चिम महाराष्ट्र में जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो काम स्लो हो गए, कुछ काम बंद हो गए, इसका जिम्मेदार कोई एक है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नितिन गडकरी साहब का है। तो इसका जवाब, उल्टा जवाब देगी पश्चिम महाराष्ट्र के लोग? बिल्कुल देंगे, इस चुनाव में देने वाली है। क्योंकि लोगों ने बहुत भरोसा मोदी साहब पर किया था। अच्छे दिन आएंगे, किसान, मजदूर, इनका परिवर्तन होगा। लेकिन किसानों के बारे में जो चीनी निर्यात है उसका अनुदान उन्होंने बंद करने का ऐलान किया है। प्याज, टोमेटो, अनार, इसकी निर्यात पर जो फायदा हो रहा था आज बंद होते जा रहे हैं। किसान कम्युनिटी भी खिलाफ जा रही है। और पश्चिम महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र हो, हमेशा पुरोगामी विचारों की राजनीति यहां चलती है। सेक्युलरिज्म खून में है। हमारे जो समाज सुधारक थे उनका असर महाराष्ट्र पर बड़े पैमाने पर है। और जिस ढंग से नितिन गडकरी साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, इनके नाम भारतीय जनता पार्टी ने जो सामने आए हैं उसका भी बहुत असर होने वाला है। क्योंकि इन लोगों ने आज तक सबके सामने कहा है कि हम विदर्भ को अलग कर देंगे। जो लोग महाराष्ट्र को एक संग नहीं रखने वाले या महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना, महाराष्ट्र की जनता कितनी इस पर अपना समर्थन देगी? जो लोग महाराष्ट्र एक नहीं रखेंगे उनके पीछे महाराष्ट्र की जनता नहीं जाएगी। देखो, मोदी साहब ने भी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा की। क्या सबसे पहली बुलेट ट्रेन कौन सी होनी चाहिए थी? मुंबई पुणे होनी चाहिए थी। क्योंकि पुणे से सबसे ज्यादा लोग मुंबई में आते हैं। मुंबई के सबसे ज्यादा लोग, या चाहे व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, देखा जाए तो इन शहरों में कम्युनिकेशन चाहिए था। लेकिन घोषणा उन्होंने मुंबई अहमदाबाद की। देश के पंतप्रधान होने पर भी वो गुजरात के आगे नहीं निकलते। एक गुजरात पूरा देश नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने देश सामने रखना चाहिए। देखो, यहां एक कोस्टल पुलिसिंग इंस्टीट्यूट होने वाला था। केंद्र शासन ने हमें जमीन भी मांगी थी।
305 एकड़ जमीन हमने दी थी। हमें लगता था ये ट्रेनिंग सेंटर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए होने वाला था। उनके जो कंडीशन थी उसमें ऐसी प्लेस चाहिए जो शहर के नजदीक हो, जहां कोस्टल और नेवी का बेस हो, जो स्थान इन स्टेट के लिए मध्यवर्ती हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र को जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंजूर था, सैंक्शन था, उन्होंने द्वारका में, गुजरात के एक बाजू में लेने का निर्णय लिया। क्या ये महाराष्ट्र के लिए और देश की सुरक्षा के लिए और मुंबई की सुरक्षा के लिए ठीक बात है? मुंबई की सुरक्षा को लेकर जो शहर संवेदनशील है, जहां आतंकवादी ने सागर मार्ग से बहुत बार हमला किया है, वो ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के नजदीक होना चाहिए था। लेकिन मुंबई की सुरक्षा को लेकर उन्होंने खिलवाड़ किया। अपने स्टेट के आगे वो नहीं जा रहे। देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक किसी एक स्टेट का नहीं। तो क्या लगता है कि विधानसभा में वो पूरी लहर खत्म हो जाएगी? अभी खत्म हो गई है। अब लहर पूरे देश में कहां बची है? क्या लोगों को भी एक बदलाव चाहिए था। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड, यहां जो भी चुनाव हो गए और उसके नतीजे देखने के बाद बीजेपी की लहर कब की खत्म हो चुकी है, उनका कोई असर नहीं होने वाला। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने रेल का किराया बढ़ाया, गैस की दर बढ़ाए, डीजल पेट्रोल पर जिस ढंग से उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। आखिरी सवाल, हमेशा एनसीपी ने सपना देखा है कि सबसे ज्यादा उनके विधायक चुनकर आए और इस पार्टी का मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है इस चुनाव में ये सपना पूरा होगा? कोई सपना देखना और उसके अनुसार काम करना, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसी कौन सी पार्टी है कि जिन्हें नहीं लगता कि हमारे ज्यादा विधायक चुन के आना चाहिए? सबको लगता है। लेकिन मैं एक बात आपके ध्यान में लाऊंगा कि जब हमारे ज्यादा विधायक थे तब भी हमने कांग्रेस का सीएम बनाया था। 2004 में कांग्रेस से हमारे विधायक ज्यादा थे, फिर भी एक सीएम पद के लिए हमने महाराष्ट्र के सेक्युलरिज्म पर, पुरोगामी पर कोई आंच आने नहीं दिया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा तो भी चलेगा, ये हमारी राजकीय आज तक पवार साहब की, हमारी पार्टी की नीति रही है। खाली पद के लिए हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स के लिए, हम काम करते हैं हमारे तत्वों के लिए, हम काम करेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का स्टेट होना चाहिए और डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र की जो पुरोगामी विचारधारा है वो भी टिक पानी चाहिए। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आर पाटिल साहब। उन्होंने ये साफ किया है कि हमें सपना देखा है महाराष्ट्र को एक नंबर बनाने का, और इस चुनाव के बाद भी ये सपना पूरा करने के लिए पूरे जद्दोजहद से वो प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।